संजय मेहता जी, पिछले 2.5 साल से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। 2.5 साल आंदोलन का अगर आप उपलब्धि की बात करें तो आप लोग क्या मानते हैं? उपलब्धियों के संदर्भ में अगर देखें तो झारखंड के अंदर एक राजनीतिक जागरूकता आई है। लोगों के अंदर एक चेतना जागृत हुई है कि झारखंड में झारखंडियत की जो भावना है और जो वोटिंग का पैटर्न है 2024 में आपको बिल्कुल परिवर्तित दिखेगा। और ये दिखाई पड़ेगा कि झारखंडी जनमानस जब वोट को कास्ट करने जाएगा किसी पोलिंग स्टेशन पे, तो इस बात पर वो चिंतन करेगा कि हमारे हक अधिकार के लिए कौन लड़ाई लड़ रहा है और कौन हमारे हक अधिकार को कानूनी तौर पर झारखंड की जनता को दिला सकता है। तो अगर उपलब्धि के तौर पर देखेंगे तो 4 उपलब्धियां गिना दूंगा। पहली उपलब्धि ये है कि झारखंड के भीतर जो हम लोग लगातार ये बात कर रहे थे कि अलग अलग कंपनियों में पुनर्वास की नीति, नियोजन की नीति, एक कंपनियों पर दबाव बना है। आपने देखा होगा कि अब कंपनी में अगर कहीं कुछ मजदूरों के साथ होता है तो हम लोग मुआवजा के लिए बैठते हैं तो वो मुआवजा देते हैं। दूसरा लाभ ये हुआ है कि गांव घर से, खेत खलिहान से लीडर निकल रहे हैं, लीडरशिप का स्किल आया है, नौजवान राजनीति में कदम रख रहे हैं। जो नौजवान राजनीति से पीछा छुड़ाते थे आज बहुत ही चाव से, बहुत ही इच्छा व्यक्त करते हुए जेबी केसेस से जुड़ रहे हैं। अगर तीसरा लाभ आप देखेंगे तो ये आंदोलन में ये दिखाई पड़ेगा कि झारखंड के भीतर एक संगठन का बड़ा निर्माण हुआ हम लोगों का। 32,623 गाँव तक हम लोगों का संगठन पहुंच गया। और अगर चौथी बात आप देखेंगे तो ये दिखाई पड़ेगा कि जब हम लोग बलियापुर के अधिवेशन में चुनावी राजनीति में आने का ऐलान किए तो एक राजनीतिक दल के तौर पर भी हम लोग धीरे धीरे उभर करके सामने आ रहे हैं। तो ये 3-4 मूलभूत चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि आंदोलन से ये निकल करके सामने आया है। 2.5 साल का जो मेहनत है, आप देखेंगे वर्तमान सिचुएशन में 2.5 साल का मेहनत 2.5 घंटे में बर्बाद कर दे रहा है। जिस तरह से भाषा आंदोलन को लेकर के आप लोग आगे आए और वो भाषा के आंदोलन में बाहरियों को, जिस तरह से बाहरी कलाकारों को बुलाया जा रहा है, हमारे झारखंड स्थानीय कलाकारों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, वो कितना उचित मानते हैं आप? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, अपनी राय व्यक्त करना चाहूँगा कि किसी भी सरकार की ये जिम्मेवारी होती है कि चाहे वो आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे यूथ अफेयर्स हो। आप देखते होंगे कि कला, संस्कृति, खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग का मंत्रालय होता है किसी भी स्टेट में, सेंट्रल में भी होता है। इस मंत्रालय की ये जिम्मेवारी होती है कि अपने राज्य के अंदर के जितने खिलाड़ी हैं, कलाकार हैं, कला संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, उनको एक बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए। इस राज्य के भीतर ये हुआ है कि जो हमारे खोरठा के कलाकार हैं, जो नागपुरी के कलाकार हैं, जो संथाली के कलाकार हैं, जो मुंडारी के कलाकार हैं, जो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा के कलाकार हैं, जो झारखंडी कलाकार हैं, उनको एक बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है और इस कारण से उनकी प्रतिभा निकल करके सामने आई। दूसरा एक जो बहुत बड़ा पहलू मैं इसमें देखता हूँ कि उनको कमर्शियल तौर पर कनेक्ट नहीं किया जा रहा है। एक कलाकार कैसे कमाएगा, कला के माध्यम से अपनी जीविका का वो अर्जन कैसे करेगा, वो गाना गा करके कैसे पैसे कमा सकता है, इसको लेकर के एक पहल नहीं की गई। इसलिए आप देखेंगे कि झारखंड में देखिए इटकोरी महोत्सव होता है, रजरप्पा महोत्सव होता है, सूरजकुंड महोत्सव हो रहा है। इन महोत्सव में हम बाहरी कलाकारों को लाते हैं कि हम अपने मंच पर, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप ला रहे हैं यहाँ तक ठीक है, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि क्या उसी अनुपात में झारखंड के कलाकारों को आप वरीयता दे रहे हैं? क्या उसी अनुपात में झारखंड के कलाकार को आप पे कर रहे हैं? क्या उसी अनुपात में झारखंड के कलाकार उस कार्यक्रम से पैसे कमा पा रहे हैं? तो आप जब चिंतन करेंगे तो दिखाई पड़ेगा कि झारखंडी कलाकारों को उस अनुपात में कोई कार्यक्रम के आयोजक भी उनको पेमेंट नहीं करते हैं। तो ऐसे में आर्थिक तौर पर उनका उपार्जन नहीं होता है। तो इसलिए एक कलाकार को आप कभी देखेंगे कि वो गाना भी गा रहा है और फिर जाकर के कहीं पर चाय भी बेच रहा है। कभी आप देखेंगे किसी खिलाड़ी के बारे में तो कभी कोई देखेंगे कि मोमोज बेच रहा है, कोई कहीं पर ठेला चला रहा है और उसके बाद वो मेडल लाता है। ये दुर्दशा है झारखंड के अंदर। मुझे लगता है कि मिनिस्ट्री लेवल पर इसको एक बड़े रिफॉर्म की जरूरत है, तब ये चीजें ठीक हो पाएगी। जो कलाकार आ रहे हैं, क्या जेबी कैसे उसका समर्थन करेगी या विरोध करेगी? देखिए, मैं ये साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि झारखंड के अंदर हम लोग झारखंडी कलाकारों को प्राथमिकता देंगे और जो भी ऐसे आयोजक हैं, जो भी इस तरह का आयोजन करा रहे हैं, सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए कि हाँ हमने झारखंडी कलाकार को स्थान दिया है, इस आधार पर नहीं चलेगा। झारखंड के कलाकारों को प्राथमिकता के सूची में रखिए। किसी भी कार्यक्रम में झारखंड के अंदर जेबी केसेस अपना स्टैंड ये साफ करता है कि झारखंड के अंदर चाहे वो झारखंडी कलाकार हो, चाहे वो झारखंडी खिलाड़ी हो, उसको पहली पंक्ति में स्थान मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो जेबी केसेस इस पर अपना रोष प्रकट करता है, अपना विरोध प्रकट करता है। 10 तारीख के कार्यक्रम को लेकर के आपको क्या कहना है? 10 तारीख नहीं, 24 तारीख को हम लोग एक बड़ा जनसैलाब कर रहे हैं हजारीबाग में। बाहरी कलाकार जो आ रहे हैं 10 तारीख को सूर्यकुंड मेला में, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहूँगा कि अगर हमारे राज्य में आप आ रहे हैं, अगर मुझे ये जानकारी नहीं है कि उस कार्यक्रम के आयोजक कौन है, ये सूचनाएं प्राप्त हुई है कि कुछ कलाकार आ रहे हैं। मैं बार बार इस बात को जोड़ना चाहता हूं कि झारखंड के अंदर जितने भी कार्यक्रम हो, उन कार्यक्रमों में प्राथमिकता के आधार पर झारखंडी कलाकारों को स्थान दिया जाए, झारखंड के कलाकारों को उस तरीके से पैसे दिए जाए, झारखंड के कलाकारों
को एक तरीके से बेहतर मंच दे करके उनकी प्रतिभा को निखारने का प्रयास किया जाए। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरीके से जो कलाकार आ रहे हैं और जिस भाषा का वो गाना गाते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँ, उस गाने में बहुत फुहड़ता होती है, बहुत अश्लीलता होती है। और आप कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अंग प्रदर्शन, महिलाओं को एक तरीके से उनके सील को भंग करने की बात कहते हैं, उनके प्रतिष्ठा के साथ खेलते हैं उन गाने में। मैं कहता हूं कि हर भाषा में, हर संस्कृति में बेहतर गाने वाले लोग भी हैं, तो वैसे लोगों को प्राथमिकता दीजिए जो अश्लील इस तरह का गाना गा रहे हैं। वैसे लोगों को हम अपने एक सूरजकुंड के महोत्सव में बुला करके क्या संदेश देना चाहते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि फुहड़ता से बचना चाहिए, अश्लीलता से बचना चाहिए, महिलाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। इनके जो गीत हैं वो महिलाओं के अंग के शब्दों को लेकर के ही होता है, तो इसका हम समर्थन नहीं करते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम के प्रति हम लोग अपना विरोध प्रकट करते हैं। कांडे विधानसभा में जो विधायक हैं वो इस्तीफा दे दिए हैं और एक वीडियो वायरल हो रहा था कि JBK से वहाँ चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो क्या आप इस पर बताएंगे? देखिए, हम लोगों का संगठन है और ये संगठन अब बहुत ही डिसिप्लिन वे में चल रहा है। इसकी एक सेंट्रल कमेटी है, इसकी एक कोर कमेटी है, इसके संगठन के अंदर संसदीय कमेटी है, संगठन के अंदर और भी कई सारी कमेटियां हैं और हम लोग एक विश्लेषण कर रहे हैं इस पहलू पर कि आने वाले वक्त में क्या कुछ करना है। लेकिन चूंकि हम लोगों ने चुनावी राजनीति में जाने का ऐलान किया है, लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ने की बात हम लोगों ने कही है और इस पहलू पर हम लोग अभी चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं कि क्या बाय इलेक्शन में जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि सेंट्रल कमेटी इस पर कुछ निर्णय लेगी, केंद्रीय अध्यक्ष इस पर मुहर लगाएंगे और मुहर लगने के बाद आधिकारिक तौर पर आप लोगों को सूचना दी जाएगी। लेकिन ये मान करके चलिए कि लोकसभा के चुनाव में हम लोग बहुत जोरदार तरीके से आ रहे हैं, विधानसभा के चुनाव में बहुत जोरदार तरीके से आ रहे हैं और अगर ऐसी कोई रणनीति बनती है, ऐसा कोई निर्णय लिया जाता है कि बाय इलेक्शन भी गांडे का बहुत जोरदार तरीके से लड़ना है, तो JBK लड़ेगा। लेकिन फिलहाल इस पर आधिकारिक तौर पर निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही आधिकारिक तौर पर निर्णय होगा आप लोगों को सूचना आधिकारिक तौर पर दी जाएगी। लोकसभा में आपकी पार्टी आ रही है या फिर आप लोग निर्दलीय से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, फिलहाल तो हम लोग इलेक्शन कमीशन के जितने भी डॉक्यूमेंट है उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि किसी आप लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, कुछ बड़े संघर्ष के पथ पर चलते हैं तो कई तरह की परेशानियां आती है और कुछ ऐसी परेशानियां हम लोगों के बीच आई हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और जैसे ही इलेक्शन कमीशन का सारा कुछ हम लोगों के पास क्लियरेंस आ जाता है तो ये हम लोग अनाउंस करने में फिर एक तरीके से सफल हो पाएंगे कि हम लोग किस रूप में आ रहे हैं। तो ये इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से जो लेटर आया है उसका हम लोग अभी जवाब दे रहे हैं और आने वाले तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव समाचार मिलेगा। हो सकता है कि लोकसभा तक हम लोग कुछ बेहतर कर पाएँ इसमें। संजय जी, मेरा सवाल ये है कि निर्दलीय से अगर आप लोग चुनाव लड़ते हैं तो निर्दलीय से कोई आप लोग का JBK से कोई पहचान नहीं होगा, उसका चुनाव चिन्ह नहीं होगा। अगर मान लेते हैं कि गिरिडीह लोकसभा में अगर चुनाव चिन्ह अलमारी छाप रहता है तो अलमारी छाप का जो कैंडिडेट होगा JBK के अगर हम कोडरमा लोकसभा में चले जाएंगे तो वहाँ पे छाप बदल जाएगा जी। तो फिर ये परेशानी को हल करने के लिए क्या ब्लूप्रिंट है? नहीं, देखिए, एक ब्लूप्रिंट ये है कि झारखंड के अंदर 32,623 गांव 264 प्रखंडों में हम लोगों का संगठन बना है और अगर इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग के द्वारा आधिकारिक तौर पर जिस प्रत्याशी को जो भी चुनाव चिन्ह मिलेगा उसका प्रचार प्रसार हम लोग उस इलाके में उसी रूप में करेंगे। क्योंकि हम लोगों के पास अपनी सोशल मीडिया की बड़ी टीम है, हम लोगों के पास गाँव की एक अलग टीम है और अब जैसे कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में इस वक्त हैं हम लोग, यहाँ पर लगभग 16,67,000 मतदाता हैं। तो 16,67,000 मतदाताओं तक एक संदेश पहुंचाना एक चुनौती तो होगी, लेकिन ये मान करके चलिए कि चुनाव प्रचार के दौरान जब हम लोगों को अपना चुनाव चिन्ह अलग अलग मिलेगा अलग अलग क्षेत्रों में, तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि उसी चुनाव चिन्ह को जो JBK के कैंडिडेट का होगा, जो प्रत्याशियों का होगा, उसको तुरंत गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चाहे वो ऑफलाइन माध्यम हो, चाहे ऑनलाइन माध्यम हो, चाहे डिजिटल माध्यम हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे घर घर जाकर के डोर टू डोर कैंपेन हो, ये सारे माध्यम से हम लोग अपना पहुंचाएंगे। यही ब्लूप्रिंट है हम लोग। मानते हैं आप कि ये आप लोग का जितना भी प्रचार प्रसार हुआ है वो सोशल मीडिया में हुआ है। अगर गिरिडीह लोकसभा में कैंडिडेट अलग होगा या फिर जो चुनाव चिन्ह वहाँ रहेगा और अगर आपका हजारीबाग लोकसभा में रहेगा तो जितने भी आपके वोटर्स हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म से ही जुड़ रहे हैं अधिकतर, तो नॉलेज फिर वहाँ पे ही समस्या नहीं, इतनी राजनीतिक चेतना है लोगों में कि क्या आप देखते होंगे पंचायत के चुनाव में बगल वाले पंचायत में चुनाव चिन्ह अलग होता है, बगल वाले पंचायत में अलग होता है, अलग अलग प्रत्याशियों का। तो गांव तक संदेश जाने के बाद लोगों में इतनी समझ है कि वोट कैसे करना है और मुझे लगता है कि झारखंडी जनमानस को जो हम लोग 2.5 साल में जगाए हैं तो जगाने का एक परिणाम तो ये मिलेगा कि कम से कम वो ये निर्णय कर सकें कि किस पहलू पर हम लोगों को कैसे निर्णय करना है। तो ये निश्चित रहिए कि हम लोग झारखंड के लोगों को जागरूक करने में कामयाब हो जाएंगे। 24 जनवरी को दादा क्या
क्या कुछ खास होने वाला है हजारीबाग? 24 जनवरी को हम लोग आचार संहिता से ठीक पहले झारखंडियों का एक महाजुटान कर रहे हैं। उस दिन हम लोग कुछ अनाउंसमेंट करेंगे, हो सकता है कुछ एक बड़ा अनाउंसमेंट हो, और एक तरीके से झारखंड के तमाम लोगों को बुला करके फिर से हम लोग अब चुनावी मैदान में वहाँ से भेजेंगे। एक तरीके से कहिए कि उनको एक राजनीतिक तौर पर एक नई चेतना वहाँ से दी जाएगी और तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम झारखंड के लोगों को, तमाम सभी लोगों को वहाँ से एक संदेश दिया जाएगा कि झारखंड अब परिवर्तन के लिए तैयार हो गया है। क्योंकि जिस तरीके की सूचनाएं हम लोगों तक पहुंची हैं कि 22 फरवरी तक आचार संहिता इस देश के भीतर लग जाएगा जनरल इलेक्शन के लिए, आम चुनाव के लिए, तो हम लोग चाहते हैं कि आचार संहिता लगने से ठीक पहले हम लोग एक बड़ी सभा कर लें और बड़ी सभा के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों, झारखंडी जनमानस को एक संदेश दें कि जेबी केसेस अब चुनावी मैदान में जा रहा है और हम लोग अब परिवर्तन के लिए तैयार है। और कुछ चीज़ें उसी दिन मंच पर आप लोगों को घोषणा के रूप में दिखाई पड़ेगी। संजय मेहता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संजय मेहता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या कुछ ऐलान होगा दादा कि कौन से लोकसभा से कौन से प्रत्याशी होंगे? कुछ ऐसा इंतजार कीजिए, 24 तारीख का इंतजार करिए। लेकिन एक पहलू मैं जोड़ना चाहता हूं फिलहाल आप लोगों को, चुनाव से संबंधित है कि जब झारखंड में पंचायत का चुनाव हुआ तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर ओबीसी का रिजर्वेशन लागू नहीं किया गया। जो भी ओबीसी के कैंडिडेट्स होने चाहिए थे रिजर्व सीटों पर, वो नहीं लागू हो पाया। और आज की तारीख का मैं बता रहा हूँ कि आज हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया है कि 3 सप्ताह के भीतर जो नगर निकाय के चुनाव हैं उसको सरकार को कराने को कहा है। अब नगर निकाय का चुनाव होगा तो वार्ड पार्षद के चुनाव लड़ेंगे, वहाँ पर मेयर बनेगा। अब ऐसे में इस बात को समझिए कि वहाँ पर अगर रिजर्वेशन नहीं लागू होगा तो कैसे ये तय होगा कि ओबीसी के रिजर्व सीटों पर ओबीसी का कैंडिडेट लड़ेगा। ऐसे में हम सरकार से आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि 3 सप्ताह के भीतर हो सकता है कि झारखंड के अंदर निकाय चुनाव का ऐलान हो, चूंकि हाईकोर्ट ने कहा है और वो फैसला को सरकार को मानना होगा। तो अगर पंचायत चुनाव बिना ओबीसी रिजर्वेशन का हो गया और बिहार में देखिए कि 75% रिजर्वेशन लागू हुआ, झारखंड में 77% रिजर्वेशन लागू करने की बात कही गई, उसको राज्यपाल ने रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसे में हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से हम लोग बार बार ये कहते रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो उस अनुपात में ओबीसी को भी यहाँ पर रिजर्वेशन मिले। क्योंकि अगर चुनाव में लोग जाएंगे नगर निकाय के चुनाव में और ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ऐसे में उनका राजनीतिक अधिकार एक तरीके से छल दिया जाएगा। तो ये हम आप लोगों के माध्यम से ये सरकार से मांग करना चाहते हैं कि सरकार इसको तुरंत लागू करे।